हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम में। हम लोग जेटेट की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्य जेटेट एग्जाम चैनल पर आप देख सकते हैं कि जेटेट का आयोजन बहुत ही जल्द आपको झारखंड में देखने के लिए मिल जाएगा। अगस्त सितंबर के आसपास में हम लोग उसी को मद्देनज़र में रखते हुए हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की संपूर्ण तैयारी लक्ष्य जेटेट एग्जाम चैनल पर कर रहे हैं। हम लोग आज यूनिट दूसरे में आ चुके हैं। पहला अगर नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वीडियो देख लीजिए। विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध। यहाँ पर हम लोग दूसरे यूनिट में है। यहाँ पर बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं और उसकी अवस्थाएं दिया गया है। हम लोग जेटेट की नियमावली के अनुसार कर रहे हैं सारे कार्यों को, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर यूनिट हम लोग का आज दूसरा है, उसका लेक्चर नंबर पहला है। ठीक है, चलते हैं हम लोग देखते हैं क्या है। हम लोग पहले विकास की अवधारणा जो है या उसका सिद्धांत जो है उसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या है और बाल विकास और बाल मनोविज्ञान है क्या चीज़। इसके बाद हम लोग विकास के सिद्धांत को देखेंगे। ठीक है, तो बहुत कम समय में देखते हैं कि बाल विकास को प्रारंभ में बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। ठीक है, आज के समय में जो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है उसको चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड मनोविज्ञान पहले बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद जब बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है, पहले जो बाल मनोविज्ञान था उसका क्षेत्र बाल्यावस्था से युवावस्था तक बढ़ गया, तब आधुनिक में इसे अभी क्या नाम दे दिया गया है कि बाल विकास नाम दे दिया गया है। ठीक है, हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं। बाल मनोविज्ञान एक क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसको क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी बोला जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, इन सारे बातों को देख लीजिए। हम लोग इस पर एक विशेष वीडियो भी बना देंगे बाल मनोविज्ञान पर। अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग को समझना है बाल विकास के सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा सिर्फ समझ लेते हैं। मनोविज्ञान एक क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको साइकोलॉजी बोला जाता है और जिसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पॉइंट देख सकते हैं, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, मन का विज्ञान होता है। ठीक है, इस सारे पॉइंट को देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं मनोविज्ञान का क्रम किस प्रकार से चेंज हुआ, जो साइकोलॉजी है उसका किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेज आज के समय में क्या मनोविज्ञान को समझा जाता है। तो हम लोग समझते हैं पहले जो शुरुआती दौर में था वह आत्मा के रूप में मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है उसको समझा जाता था। दूसरा में इसको फिर मन के रूप में समझा जाने लगा, फिर हो गया चेतना के रूप में समझा जाने लगा, और आज वर्तमान समय में क्या हो गया है, व्यवहार के रूप में समझा जा रहा है मनोविज्ञान को। जो व्यवहारवादी है, आप लोग बहुत सारे व्यवहारवादी जैसे थॉर्नेडाइक को जानते हैं, वाटसन को जानते हैं, सारे के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज हम लोग का जो मुख्य जो चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत क्या है, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग अवस्था की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो आज इस हम लोग वीडियो में सीखेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से, सारे सिद्धांत को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। तो पहला जो सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तिगत का सिद्धांत, चौथा है सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत, और पांचवा है पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सारे पॉइंट को देख लेते हैं कौन कौन है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सातवां है विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, आठवां है विकास की निश्चित दिशा कौन कौन सी होती है विकास के, उसको भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग नंबर नंबर है चक्रीय प्रगति का सिद्धांत को देखेंगे, क्या है चक्रीय प्रगति का सिद्धांत विकास के अंतर्गत। इसके बाद है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या है डेवलपमेंट में, और इसके बाद 11 नंबर जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंत क्रिया का सिद्धांत क्या है। आज हम लोग सारे जो सिद्धांत है सारे को एक एक करके देखेंगे। आपको सारा आज इस वीडियो के माध्यम से सारे सिद्धांत प्रिंसिपल जितने भी है डेवलपमेंट के सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं क्या है आपका बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है बाल विकास के सिद्धांत। पहला हेडिंग हो गया और उसमें पहला नंबर जो है निरंतरता का सिद्धांत यानी कि कंटिन्यूटी का सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात गर्भ से लेकर क्या होता है मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है। निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी, आपको भी पता है कि डेवलपमेंट की जो क्रिया होती है वह जन्म यानी कि गर्भाधान से लेकर आपके मृत्यु पर्यंत यानी कि कर्म तक आपका डेवलपमेंट की क्रिया होते रहती है। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें यानी कि वृद्धि की बात करें तो एक निश्चित समय आने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। दोनों में काफ़ी फर्क है। हम लोगों ने वृद्धि एवं विकास को पहले यूनिट में बहुत ही अच्छे से समझा, अगर नहीं देखे हैं तो वो जाकर प्लेलिस्ट में बना है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट को समझते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट यहाँ बताया गया है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर तो होती है किंतु इसकी गति क्या होती है, सदैव समान नहीं होती है, कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। इसको भी समझते हैं क्या है, जो डेवलपमेंट की क्रिया है
वो क्या होती है, कभी आपका तीव्र हो सकती है, कभी मंद होती है। इसके कहने का अर्थ है जैसे आप शिशुआवस्था में होते हैं, तो एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वह शारीरिक से हो, फिजिकली रूप से हो, मेंटली रूप से हो, मानसिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, भाषाई रूप से हो, हर प्रकार से जो शिशुआवस्था में बच्चे का डेवलपमेंट होगा, आप देखिएगा वो तीव्र गति से वृद्धि करता है, फिजिकली रूप से भी तीव्र गति से करता है। जैसे बाल्यावस्था में आता है, आपको लगेगा कि वो बच्चे की गति क्या हो गई है, रुक गई है, लेकिन वह रुकती नहीं है, क्या होती है, उसकी गति मंद हो जाती है। जैसे ही फिर किशोरावस्था की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे ही किशोरावस्था एक बालक की होती है, तो उस एज में क्या होता है, बच्चा फिर से क्या हो जाता है, तीव्र गति की ओर अग्रसर होता है, उसका डेवलपमेंट की क्रिया फिर तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो यही हम लोग का विकास क्या होता है, निरंतर तो चलती है, कभी लेकिन मंद गति हो जाती है, कभी तीव्र गति होती है। चलते हैं, ठीक है। बालक का सर्वांगीण विकास इसी निरंतरता के सिद्धांत के कारण होता है। कहने का अर्थ है जो बालक का संपूर्ण जो होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होता है, चाहे वो फिजिकली रूप से हो, मेंटली रूप से हो, लैंग्वेज रूप से हो, नैतिक रूप से हो, संवेगात्मक रूप से हो, भाषाई रूप से हो, यानी कि संपूर्ण जो बालक का जो डेवलपमेंट होता है, ये पूरा अगर टी है तो पूरा जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, इसी निरंतरता के सिद्धांत के कारण होगा। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, कंटिन्यूटी आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होते जाएगा। ठीक है, हमको इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। भाषा का विकास एक दिन में नहीं हो जाता। आपको ही पता है कि जैसे बच्चा कोई जन्म लेता है, तो शुरुआती दौर में उसको कोई भाषा तो आती नहीं है, लेकिन क्या होता है, उसकी नींव क्या होती है, गर्भाधान से ही पड़ जाती है। कि जैसे ही उसको एक मनोवैज्ञानिक है नॉम चॉम्स्की, उसके बारे में जब हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या बोले हैं, लैक्वेन एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि LAD। तो वो बताएं कि भाषा क्या होती है, बच्चे में जन्मजात अधिग्रहण की क्षमता होती है। जैसे ही उसको एक माहौल मिलता है वो सारी चीज़ों को सीख जाता है। तो यही है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि आपको शुरुआत में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एज या उम्र बढ़ते जाता है, आप क्या चीज़ होते हैं, वह सारे चीज़ों को सीख जाते हैं। ठीक है, दूसरा सिद्धांत को समझते हैं, क्या है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले क्या करता है, सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात वह क्या करता है, विशेष क्रिया करता है। इसको भी हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। इसके कहने का अर्थ है, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोगों ने समझा है कि विकास क्रम में बालक पहले क्या करता है, सभी को पापा कहकर बुलाता है। आपको भी पता है कि जो बच्चा जन्म लेता है तो उसको पता नहीं होता है कि पापा कौन है। ठीक है, वो सभी को क्या करता है, एक कंप्लीट आदमी जितना भी अगर वहाँ खड़ा रहेगा तो सबको पापा संबोधित करता है, यानी कि सामान्य क्रिया कर देता है। परंतु जब जैसे जैसे उसको पता होता है तो वो क्या करता है, एक विशेष या पार्टिकुलर जो उनके अपने रियल पापा हैं उसी को वो क्या करता है, पापा बोलता है, मामा बोलता है, माँ भी बोलता है। तो शुरुआत में वो सबको माँ बोल देता है, लेकिन जैसे जैसे उसको ज्ञान होता है, जैसे जैसे पहले वो सामान्य क्रिया करेगा, इसके बाद वह क्या करता है, विशेष क्रिया, यानी कि जो पार्टिकुलर पर्सन है उसी को वो क्या करता है, पापा बोलता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, किसी वस्तु को पकड़ने में सभी अंगों का उपयोग। इसके कहने का अर्थ है क्या, जैसे आप अगर एक बच्चे को चौकी में सुता दीजिएगा तो क्या करेगा, अगर वो कोई वस्तु को आप दीजिएगा तो सारा चीज दौड़ के रेंग कर क्या होता है, वो आगे बढ़ता है उस वस्तु को लेने के लिए। लेकिन जब वो पहले क्या कर लिया, सामान्य क्रिया किया उस चीज को लेने के लिए। लेकिन विशिष्ट क्रिया का अर्थ है कि मान लीजिए अगर कोई वस्तु रखे हैं, जब उसका उम्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्या करेगा, वो अपने हाथों से ही वस्तु को पकड़ लेगा या ले लेगा। तो ये हो गया क्या, विशिष्ट क्रिया। पहले वह जनरल काम करता है, इसके बाद वह कोई विशिष्ट काम। और एक एग्जांपल है, रोने के दौरान सभी अंगों का उपयोग, बाद में केवल आंखों का उपयोग। आपको ही पता है कि पहले जो बच्चा है वह रोते समय क्या करता है, हाथ गोड़, हाँ, सारे चीज को पीटता है। लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, समझ बढ़ता है, तो वह एक विशिष्ट क्रिया करता है कि सिर्फ वह आंखों से उसकी आंसू निकलती है, वो होता है रोने की क्रिया, यानी कि विशिष्ट क्रिया होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने समझा। इसके बाद है तीसरा जो पॉइंट है, व्यक्तिगत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक का विकास जो होता है दूसरे से अलग होता है और अपने ढंग से होता है। ठीक है, मान लीजिए एक ही कक्षा में, यहाँ पर सारे बात को हमने लिख दिया है कि एक ही कक्षा में बैठे सभी छात्रों की बौद्धिक क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। आपको भी पता है कि प्रत्येक बालक क्या है, यूनिक है। सभी बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। सभी मान लीजिए एक ही कक्षा में आप वर्ग में एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो सभी का बौद्धिक स्तर एक जैसा नहीं होगा। कुछ की समझने की क्षमता तीव्र होगी, कुछ की मंद होगी, कुछ की अत्यंत पिछड़ी होगी। तो ये क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक बच्चों की तुलना किया जाए एक ही समय पर, यानी कि एक ही कक्षा में जब हम सारे बच्चों का अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि सभी बच्चे का जो कॉग्निटिव लेवल है या फिजिकल लेवल है, सभी चीज़ क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी कि सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सारे बातों को। फिर चौथा जो हम लोग का जो
सिद्धांत है वह है सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत या एकरूपता का सिद्धांत। ये भी सिद्धांत बहुत बार जेटेट सीटेट सारे में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग स्पेशल जेटेट की ही पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास मानव की तरह होगा, चाहे वह कोई भी देश जाति धर्म से बिलोंग करता हो। ठीक है, तो जो मनुष्य का जो डेवलपमेंट की क्रिया होगी वो सारे जगह पर क्या होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, चाहे वह ह्यूमन जो है वह पहले उसका क्या होगा, शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, चाहे आप कोई भी देश में चले जाए, चाहे आपका कोई भी जाति हो, चाहे आपका कोई भी धर्म हो। ठीक है, लेकिन जो मनुष्य का जो डेवलपमेंट की क्रिया है वह एक जैसे ही होगी, चाहे आप कोई भी देश जाति धर्म से बिलोंग करते हो। यहाँ पर मैंने अर्थात में भी समझाया बातों को कि विश्व में सभी बालक में विकास का क्रम क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। जब हम लोग विकास की दिशा पढ़ेंगे उसमें इस बातों को समझेंगे कि सिर से पैर की ओर क्या है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इतने जानते हैं कि विकास में सभी बालकों का क्रम क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। चाहे आप कोई भी जाति हो, चाहे आपका कोई भी धर्म हो, पहले आपका माइंड डेवलप करेगा, फिर आपका धड़ करेगा, इसके बाद पैर, हाथ। ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे आने वाले पॉइंट में। फिर गैसल के अनुसार क्या बोलते हैं मनोवैज्ञानिक, क्योंकि जेटेट में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का डायरेक्ट नाम पूछा जाता है, यहाँ सीटेट की तरह पेडागोगी ज़्यादा नहीं रहती है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक का नाम बहुत ज़्यादा याद भी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गैसल के अनुसार क्या बोलते हैं, दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति आपको ही पता है सारे में व्यक्तिगत विभिन्नता है, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम क्या होता है, समान। सभी बालक समान नहीं होते, एक दूसरे से अलग है, लेकिन जो उसका डेवलपमेंट की जो क्रिया होगी वह सारे में क्या होगी, समान होगी। पहले शिशुआवस्था ही आएगा, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। चाहे आप कोई भी देश जाति धर्म से बिलोंग करते हो, सारा चीज जो ये क्रम है क्या होगा, सभी में समान होगा। यही सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत हम लोगों को बताता है, या एकरूपता का जो सिद्धांत है यही हम लोग को बताता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्या है। 5वां नंबर यहाँ देख सकते हैं, पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता। इस बात को सारे कोई भी जानते हैं कि पर निर्भरता क्या है। पहले हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसके बाद क्या हो जाते हैं, आत्मनिर्भर, यानी कि स्वयं में हम लोग समझ जाते हैं कि अपने से ये काम किस प्रकार से करना चाहिए। आपको ये पता है कि पहले जो होता था, पहले जो हम लोग काम करते थे वो क्या करते थे, सारा काम माँ करती थी। जैसे हम लोग को खाना है, चाहे कपड़ा पहनना है, तो क्या करते थे, पर निर्भर रहते थे दूसरे ऊपर, यानी कि माँ के ऊपर रहते थे, पिताजी के ऊपर रहते थे, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, लेकिन आत्मनिर्भर का अर्थ है कि जब आप स्वयं पर स्टेब्लिश हो जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे कि नहीं अब हम थोड़ा मैच्योर हो जाइएगा, तो अपने से खुद से खाने लगिएगा, कपड़ा पहनने लगिएगा, यही है आत्मनिर्भरता। यानी कि पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता का सामान्य अर्थ यही है कि पहले आप क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, प्रारंभ में बालक दूसरे पर निर्भर रहता है, फिर वह धीरे धीरे क्या होता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। पहले वह माँ के ऊपर डिपेंड रहता था, खाने के लिए, चाहे कपड़ा पहनने के लिए, तेल लगाने के लिए, सारा चीज़ के लिए क्या होता था, दूसरे पर निर्भर रहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बढ़ जाता है, उसका ग्रोथ हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, स्वयं से सारे कार्य को करने लगता है। ठीक है, छठा हम लोग देख सकते हैं क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसको भी सिद्धांत को समझते हैं क्या है, प्रत्येक बालक क्या होते हैं, देखिए प्रत्येक बालक का विकास अपने व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होता है। प्रत्येक बालक स्वयं में क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। हम लोग जब व्यक्तिगत विभिन्नता के एक स्पेशल चैप्टर ही है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही डीप से पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सामान्य समझ लेते हैं कि प्रत्येक बालक क्या होते हैं, अपने आप में यहाँ पर देख सकते हैं विशिष्ट होते हैं, यूनिक होते हैं, स्वयं में विशिष्ट होते हैं। ठीक है, अपने उसके अंदर की क्या होती है, सभी में अपनी एक अलग अलग क्वालिटी होती है। ठीक है, और सारे में क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। हर व्यक्ति की अलग अलग ग्रोथ अलग अलग होगा, आपका मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से, नैतिक रूप से अलग अलग, सारे चीज़ में सारा चीज़ क्या है, प्रत्येक बालक अपने आप में स्वयं में विशिष्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, कोई बालक अत्यंत मेधावी हो सकता है। एक ही कक्षा में बैठे, जब आप कक्षा मान लीजिए छठे हो, पाँचवें हो, दूसरे हो, पहला जो भी है, तो आप जब कक्षा में देखिएगा तो एक ही कक्षा में क्या होंगे, कोई विद्यार्थी क्या होंगे, अत्यंत मेधावी होंगे, कोई बच्चे क्या होंगे, सामान्य रूप से चीज़ों को सीखते होंगे, और कुछ बच्चे अत्यंत पिछड़े भी हो सकते हैं। तो एक ही कक्षा में अलग अलग टाइप के वेराइटी के बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते हैं। यही आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। लेकिन हमको एक टीचर के रूप में हम लोग क्या करना चाहिए, सभी को सामान्य रूप से चलना चाहिए। जो कमज़ोर भी है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को हमेशा अग्रेसिव प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्या है। 7वां नंबर यहाँ देख सकते हैं पॉइंट क्या है, भिन्नता का सिद्धांत या विभिन्न गति का सिद्धांत। अब हम लोग गति को समझते हैं कि क्या है, हर समय तो एक जैसी गति होगी नहीं। हम लोग को इसको क्या कर सकते हैं, पहला नंबर जो हम लोगों ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, निरंतरता का सिद्धांत। जो हम लोगों ने पहला सिद्धांत में पढ़ा कि निरंतरता का सिद्धांत, उसी के अनुसार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, निरंतरता का जो कंटिन्यूटी का सिद्धांत था, उसी को हम लोग विभिन्नता का सिद्धांत या विभिन्न गति का सिद्धांत से रिलेट कर सकते हैं। तो इसके अनुसार क्या है,
इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, आपको ही पता है जो डेवलपमेंट की क्रिया होती है वह गर्भाधान से लेकर क्या होती है, मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है। किंतु विकास की गति सभी अवस्थाओं में समान नहीं होती। सभी अवस्था वही है आपका किशोरावस्था, शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, जो ये अवस्थाएं चलती है क्या होती है, सभी में विकास की गति समान नहीं होती। शिशुआवस्था में जितना आपकी रफ्तार एक बच्चे के डेवलपमेंट की होगी उतना बाल्यावस्था में नहीं होती है। फिर समय आता है आपका किशोरावस्था में, फिर वो क्या हो जाता है, तीव्र होती है। यानी कि यहाँ पर साफ शब्दों में आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव होते रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विकास की गति शिशुआवस्था एवं किशोरावस्था में, देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि विकास की गति शिशुआवस्था एवं किशोरावस्था में क्या होती है, तीव्र होती है, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ा सा क्या हो जाता है, मंद पड़ जाता है। लेकिन ये रुकती नहीं है। कंटिन्यूटी का सिद्धांत हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पर मंद पड़ जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट की जो क्रिया है सामान्य रूप से नहीं हो पाएगी। जितना मान लीजिए जितना डेवलपमेंट आपका शिशुआवस्था में हो रहा था जिस स्पीड से, उस स्पीड से बाल्यावस्था में होगा नहीं, लेकिन ये रुकती भी नहीं है। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस रूप से चलती रहती है, थोड़ा 19-20 कम उतार चढ़ाव होते रहता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 8वां यहाँ पर देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज यहाँ देख सकते हैं, विकास का जो निश्चित दिशा कौन कौन सी है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका जेटेट हो सीटेट हो लगातार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो विकास का निश्चित दिशा क्या है इसको समझते हैं। तो पहला है मस्तकाधोमुखी विकास क्रम। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, मस्तकाधुमुदी सिद्धांत के क्रम के अनुसार होता है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से लेकर पैर की ओर होता है। कहने का अर्थ है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस बात को, सिर से पैर क्या है, मान लीजिए ये आपका माथा है या मस्तिष्क है। ठीक है, फिर ये आपका धड़ हो गया, ये हो गया आपका पैर। समझने के लिए हम लोगों ने समझ रहे हैं, ये क्या होगा, जो टॉप टू बॉटम मस्तकाधुमुदी का सिद्धांत का मतलब है, मस्तकाधुनी मतलब पहले आपका मस्तिष्क आपका डेवलपमेंट की क्रिया होगी, इसके बाद आपका जो होगा धड़ होगा, इसके बाद पैर हाथ की ओर क्या होगा, डेवलपमेंट की क्रिया आपका मैच्योरेशन आता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका सिर डेवलप करेगा, इसके बाद धीरे धीरे सिर से लेकर पैर की ओर आपका डेवलप करता है। यानी कि टॉप टू क्या होता है, टॉप टू बॉटम, सबसे पहले आपका सिर, इसके बाद आपका पैर की ओर अग्रसर होगा। इसी को बोला जाता है मस्तकाधोमुदी सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे जो विकास क्रम का जो सिद्धांत है, जो दिशा है क्या है, निकट दूर विकास क्रम। इसका कहने का अर्थ है कि केंद्र भाग से प्रारंभ होकर केंद्र से दूर भागों की ओर होता है। इसका सिंपल अर्थों में समझे तो जो मनुष्य का जो डेवलपमेंट की क्रिया होगी निकट दूर विकास क्रम के अंतर्गत, वो बोलता है कि सबसे पहले आपका नाभि डेवलप करेगा, इसके बाद आपका केंद्र से दूर के भागों की ओर, यानी कि आपका क्या होगा, हाथ डेवलप होगा, माइंड डेवलप होगा, आपका पैर डेवलप होगा। सबसे पहले आपका नाभि डेवलप होगा, इसके बाद ही आपके चारों दिशा में क्या होगी, आपका डेवलपमेंट की क्रिया होगी निकट दूर विकास क्रम के अंतर्गत। लेकिन सबसे जो मान्य है वो पहला नंबर है, सारे पूरे देश में यही चलता है, चाहे आप कोई भी देश में रहते हो, सबसे पहले आपका माइंड डेवलप होगा, इसके बाद आपका धड़ होगा, फिर आपका पैर होगा। यानी कि सिर से लेकर पैर की ओर जो डेवलपमेंट की क्रिया होगी उसी को बोला जाता है मस्तकाधोमुदी सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मनुष्य का जो डेवलपमेंट की क्रिया जो होती है वो क्या होती है, चक्रीय रूप से होती है, सरल रेखीय रूप से नहीं होती है। इसके कहने का सिंपल अर्थों में अर्थ है कि जो मनुष्य का जो डेवलपमेंट की क्रिया होगी वो चक्रीय रूप से होगी, इस प्रकार से होगी। आप कोई चीज़ को रिकॉल करते हुए क्या करिएगा, आगे बढ़िएगा, फिर भूलिएगा, फिर रिकॉल कीजिएगा, फिर कोई चीज़ को आप क्या करते हैं, एक दिन में पढ़ते तो सारा चीज़ आपको याद नहीं रहता, आप क्या करते हैं, रिविजन करते हुए बढ़ते हैं। तो उसी टाइप से क्या होता है, जो डेवलपमेंट की क्रिया वो क्या होती है, रिकॉल करते हुए आगे बढ़ती है, स्प्रिंग टाइप में करती है। यहाँ पर देख सकते हैं चक्रीय रूप में, कभी भी सीधी रेखा में क्या होता है, डेवलपमेंट की क्रिया नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा जहाँ सरल रेखा में डेवलपमेंट की बात हो। मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, चक्रीय रूप से होता है, यानी कि रिकॉल करते हुए आगे बढ़ता है कोई चीज़ों को। ठीक है, तो चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत हम लोगों ने समझा बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर अब समझते हैं, अब इसके बाद देखते हैं दूसरा जो सिद्धांत क्या है, नमा के बाद यहाँ पर 10वां में हम लोग देखेंगे भविष्यवाणी का सिद्धांत भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या है, इस बात को समझते हैं। तो आपको ही पता है
यहाँ भविष्यवाणी का सिद्धांत के अंतर्गत होता है कि वर्तमान की स्थिति को देखकर आपके भविष्य का निर्धारण कर देना। आपको ही पता है कि बहुत सारे आदमी आपका जो डेवलपमेंट की क्रिया को देखकर ही आपको बता देते हैं कि ये बच्चे कहाँ तक जाएंगे। जब आप शुरुआती दौर में आपका ग्रोथ अगर अच्छा रहेगा तो आपको बहुत सारे आपके परिवार में आदमी बोलने लगते हैं, नहीं ये क्या होगा, ऊंचे कद का होगा, लंबे कद का होगा। यानी कि वर्तमान की स्थिति अगर आप अगर आप हाइट आपका अच्छा है तो क्या होगा, भविष्य में भी जो होने वाला है उसकी भविष्यवाणी कर दी जाती है कि आपका जो हाइट होगा वह आपका ज़्यादा होगा। अगर आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति है तो भविष्य में आप अच्छे होंगे। अगर आप वर्तमान स्थिति में अगर आप मेधावी है, ऐसा आप लोगों ने कक्षा में भी सुना होगा एक टीचर को कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है तो आगे चलकर ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। यानी कि वर्तमान की स्थिति को देखकर अगर आप अभी वर्तमान कक्षा में अच्छे हैं, छठे, 7वें, 8वें, 10वें जो भी कक्षा में है, अगर आप प्रेजेंट स्थिति में अच्छे हैं तो क्या होगा, आप भविष्य में जो जाइएगा तो आपको एक अच्छा निर्धारण कर दिया जाता है सभी के द्वारा। ठीक है, तो इसका सिंपल अर्थों में यही अर्थ है कि आप वर्तमान की स्थिति में अगर आप मेधावी हैं, तीव्र हैं, तो आने वाले समय में क्या होंगे, आप और भी मेधावी होंगे। अगर आप वर्तमान समय में कमजोर हैं तो आने वाले समय में आप क्या होंगे, कमजोरी होंगे। यही है भविष्यवाणी का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो सिद्धांत है बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंत क्रिया का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या है, इसको समझते हैं कि विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का परिणाम है। ठीक है, हम लोग क्या समझते हैं कि डेवलपमेंट की जो क्रिया है गुणनफल का है। ठीक है, योगफल का नहीं है। इस बात को हम लोग समझते हैं क्या है कि जो डेवलपमेंट की जो क्रिया होगी डी बराबर होता है क्या, एच इंटू ई। ठीक है, डेवलपमेंट की क्रिया बराबर होता है डी बराबर डेवलपमेंट हो गया, एच बराबर होता है हेरिडिटी, गुना हो गया गुणनफल हो गया, और ई बराबर हो गया इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। तो इस बात को हम लोगों ने अच्छे से समझा कि जो विकास की जो क्रिया होगी वो क्या होगा, गुणनफल होगा। यहाँ पर योगफल प्लस का नहीं होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, घुले मिले होते हैं। आप लोगों को पता है कि जो ग्रोथ का जो पार्ट है वो क्या होता है, सिर्फ परिणात्मक होता है जिसको मापा जा सकता है, लेकिन जो डेवलपमेंट की क्रिया है वो क्या होती है, परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है, आपस में घुली मिली रहती है। इसलिए डेवलपमेंट की क्रिया बराबर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, इसको याद रखिएगा। ये बहुत बार सीटेट जेटेट सारे में इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, वंशानुक्रम विकास की सीमा प्रदान करता है। हमने एक चीज पढ़ा था, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर जो होता है उसी को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि नेचर जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, वो क्या कर देती है, आपकी लिमिट तय कर देती है कि आपका डेवलपमेंट किस स्तर तक होगा, कहाँ तक होगा। ठीक है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है, नर्चर जो है, वो क्या करता है, आपके विकास को अवसर प्रदान करता है। अगर आपका, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से तीसरे वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, तो वंशानुक्रम और वातावरण का एक बालक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आपका डेवलपमेंट की क्रिया में ये दोनों का एक बहुत ही अहम रोल है। अगर एक आपको अच्छा वातावरण मिल जाता है तो क्या होगा, आपका डेवलपमेंट की क्रिया काफ़ी तीव्र होगी। एक अच्छे समाज में रहते हैं, आपके पढ़े लिखे माहौल में रहते हैं, तो आपका डेवलपमेंट की क्रिया तीव्र होगी। अगर आपका वंशानुक्रम कुछ खराब भी रहा तो। ठीक है, अब वंशानुक्रम के अंतर्गत बताया गया है कि आपके अगर फैमिली में अगर लोग मेधावी हैं, तीव्र है, तो आने वाला समय जो जनरेशन होगा वो भी तीव्र यानी कि बुद्धिमान होगा, मेधावी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। यहाँ देखिए हम लोग सिलेबस को समझते हैं, हम लोगों ने अभी तक कहाँ किया है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जीटेट का ही सिलेबस है। कक्षा 1 से 5 की अहर्ता जांच परीक्षा के लिए कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है, विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध। 3 वीडियो में बहुत ही अच्छे हम लोगों ने गहराई से पढ़ते हुए सारी चीज़ को कंप्लीट किया। 3 वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम को उसका अधिगम के संबंध को समझा है। दूसरा यहाँ पर देखिए, ये पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जो CDP का जो पार्ट आता है वो दोनों में क्या होता है, लगभग मिला जुला रहता है, कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर रहता है, लेकिन जो सिलेबस बांटा गया है दोनों का समान है। इसलिए पेपर 1 एवं पेपर 2 ये दोनों ये क्या कर सकते हैं, CDP के पोर्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, विकास के सिद्धांत एवं उसकी अवस्थाएं। 6 से 11 वर्ष आप देख सकते हैं, प्राइमरी लेवल का। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम लोग विकास की अवस्थाएं को ही पढ़ेंगे। 6 से 11 वर्ष के अंतर्गत कौन कौन से बालक का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। हम लोगों ने आज जो पढ़ा विकास के सिद्धांत को पढ़ लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। जो दूसरा यूनिट है, पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा बाल विकास के सिद्धांत हम लोगों ने आज पढ़ा। बाल विकास के सिद्धांत
क्या है, बहुत सारे 10-11 हम लोगों ने सिद्धांत को पढ़ा। इसके बाद उसकी अवस्था जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उनकी अवस्थाएं 6 से 11 प्राइमरी लेवल के लिए। अब 6 to 8 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो 6 to 8 का जो यहाँ पर सिलेबस बांटा गया है, उसमें भी आप देख सकते हैं दूसरा में यही है, बाल विकास के सिद्धांत क्या है, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। इसके बाद जो उसकी अवस्था को सिर्फ विस्तार किया गया है कि 12 से 18, जहाँ 6 से 11 वर्ष था प्राइमरी लेवल पर, अब जो 6 to 8 का जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों की अवस्था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका नंबर कम 25 नंबर का पूछा जाए या 30 नंबर का पूछा जाए, 40 नंबर का पूछा जाए, आपको सीडीपी तो पढ़ना ही होगा, सारा चीज़ को पढ़ना होगा, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे चाहे 10 नंबर का पूछे। इसलिए आपको क्या करना है, शुरू से ही पूरा तैयारी करना है, क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी नहीं करते हैं, जेटेट आ जाने के बाद आप तैयारी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बहुत कम समय दिया जाएगा। 4 से 5 महीने का समय, अगर फॉर्म भरने के बाद आप लोग को मुश्किल से 4-5 महीने का समय दिया जाएगा। और बहुत सारे सिलेबस आप लोग देख ही रहे हैं कि बदलाव किया जा रहा है। 60 नंबर का ईवीएस, हम लोग जल्द ही ईवीएस की भी कक्षा करेंगे, इसलिए हम लोग पहले सीडीपी के पोर्शन को देख लेते हैं। बहुत ही जल्द आप लोग को ईवीएस की कक्षा इस चैनल के माध्यम से, लक्ष्य जेटेट एग्जाम चैनल के माध्यम से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो का आप लोग को 3 काम करना है। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जेटेट की तैयारी निःशुल्क में पढ़ सके। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई चार्ज नहीं लग रहा। आप लोग को बहुत ही डीप से एक एक टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, चाहे वो हर विषय हो, चाहे ईवीएस हो, मैथ हो, यहाँ पर आपका सीडीपी हो, सारे चीज़ को, सोशल साइंस हो, सारे चीज़ को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर टिप दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है।